जय हिंद दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण सेगमेंट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं जो कि बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा संचालित किया गया टायर 2 है, जो सेकेंडरी टीचर के लिए यह पेपर कंडक्ट किया गया है। यह पेपर सोशल साइंस आई मीन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को कंक्लूड करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात हम बात करेंगे अभी कि हिस्ट्री वाले सेगमेंट को इस वीडियो में कवर करेंगे। आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा जो भी हाल ही में ईएमआरएस का पेपर कंडक्ट होना है, उसके लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे होंगे और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और इस तरह से किसी अन्य स्टेट की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अभ्यास पत्र के रूप में इसको देखना है। और जो लोग बीपीएससी में अपियर हुए थे उनके लिए यह सुनिश्चित करने का वक्त रहेगा कि उन्होंने कितना सही और कितना गलत कर पाए हैं और कहाँ उनकी कमियां रह गई हैं। चलते हैं, इसी उद्देश्य से प्रेरित होते इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहले प्रश्न की ओर है। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? इसका ऑप्शन सही है फर्स्ट वाला, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा के संबंध में इसकी जानकारी बताई थी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 2। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? इसका सही जवाब होगा कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 3। किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया? इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चंद्रगुप्त मौर्य को फर्स्ट टाइम जो सेंड्रोकोटस के रूप में ही विलियम जोन्स ने सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? अशोक ने बोध गया की यात्रा 10वें वर्ष में की थी, ऑप्शन नंबर बी। अशोक ने 10वें वर्ष में बहुत सारी यात्रा की, इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न बना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? अशोक भाब्रू अभिलेख में त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, भाब्रू अभिलेख। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। मौर्य काल में वार्ता क्या था? अधिकारी भ्रमण, पशुपालन, कृषि कार्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरह के प्रश्न अधिकतर फंसाने के लिए किए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि वार्ता क्या था। मौर्य काल में वार्ता पशुपालन, कृषि कार्य और आधिकारिक भ्रमण कहें या व्यापार के लिए भ्रमण करें, तो यह सब तीनों सम्मिलित रूप से एक वार्ता के रूप में जाना जाता था और इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन इसके लिए सूटेबल है। तो इन तरह के प्रश्नों को आप जरूर शांतिपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, तभी ही उत्तर देंगे, अदरवाइज गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। यह अंग्रेजी वाला मीडियम है, तो हिंदी वाले की तरफ चलते हैं ताकि सभी के लिए उपयोगी हो। प्रश्न संख्या 7। मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? मौर्य काल में रूपा जीवा व्यापार और वाणिज्य, पशुपालन और कृषि, दास प्रथा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह भी प्रश्न इसी तरह है, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब है। कारण रूपा जीवा जो था, समाज में मौर्य काल में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी और इसमें उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को ही रूपा जीवा के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। प्रश्न संख्या 8। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? न्याय से संबंधित था। मौर्य प्रशासन में संग्रहण न्याय से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर। किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? 14वीं से 16वीं शताब्दी तक के जो टाइम पीरियड है उनको पुनर्जागरण का काल कहा जाता था, यानी टाइम ऑफ रेनेसां, याद रखें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 11। पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? धर्म सुधारक,
तानाशाह चित्रकार, इनमें से एक से अधिक और कोई नहीं। याद रखिए माइकल एंजेलो एक बहुत बड़ा चित्रकार था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? हर्ष का प्रधान सचिव भांडी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। प्रश्न संख्या 13, भास्कर बर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? हंस बेग को। हंस बेग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। हंस बेग को उसने राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? इसका सही जवाब पुलिस होगा। चाट एवं भाट, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था? राज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? इसका सही जवाब राज प्रथम ही होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 17, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जॉन के। फ्लाइंग शटल जॉन के। अगले प्रश्न की ओर है। किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई थी? इसका सही जवाब 1829 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। प्रश्न संख्या 20, 19, प्रश्न संख्या 19 की ओर है। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? एडम स्मिथ की रचना है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। टाइथ क्या था? टाइथ क्या था? टिथे जिसको बोलते हैं, कर था। यह एक धार्मिक कर था। जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा ये एक धार्मिक कर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 21 की ओर है। डिस्कोर्स ऑफ ऑन इनइक्वालिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा? ऑप्शन नंबर 3 रूशो इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 22, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कॉर्सिका द्वीप पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 23 की ओर है। द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी? द स्पिरिट ऑफ लॉ इसका मॉन्टेस्क्यू ने लिखी। मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। प्रश्न संख्या 24, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? 1,00,000 जीतल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 24। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 25, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी? 1229 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइबे मुमल्लिकत सृजित किया गया था? बहराम शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बहराम शाह के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? बलबन को खासेदार पद को संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए, अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? इसका सही जवाब हो असीरगढ़। असीरगढ़ की जो विजय हुई वो अकबर की अंतिम विजय मानी गई। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? फतेहपुर सिकरी। याद रखिए अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक आलमगीर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 32, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? इसका सही जवाब होगा वेंसीटाट। वेंसीटाट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। वेंसीटाट, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर है। अगले प्रश्न की ओर है।
इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है लोगों को कि बंगाल के गवर्नर क्लाइव थे या वेंसीटाट। तो ऑफिशियली वेंसीटाट बंगाल के गवर्नर थे और उस समय बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 33 की ओर है, 33। प्रश्न संख्या 33, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, एलिस। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 34, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब होगा मौलवी अहमदुल्लाह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 35 की ओर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 36, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907, सूरत फूट के नाम से उसको हम जानते हैं। 1907 में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में हुआ था, 1907 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 37 की ओर है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, 1908 मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था 1908 में। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? 78 वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से दांडी के तट तक लगभग 240 माइल, 78 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 39, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 40 की ओर, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 को यह बन करके तैयार हो गई। इसको बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा था। तो कुल मिला के पूछा गया है कि किस तिथि को पहली बैठक हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। तो इस तरह से ये थे अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि अब जो हिस्ट्री के किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे 6 to 8 वाले में, यह हिस्ट्री कंप्लीट हिस्ट्री को कलेक्ट करने का मेरा कोशिश है ताकि हिस्ट्री के सभी तरह के प्रश्न आप कवर कर पाएँ, ताकि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में भी आप अपने आप को सफल स्थान पे सुनिश्चित कर पाएँ। चलते हैं इस सेगमेंट को जो 6 to 8 के लिए पूछे गए थे। पहले प्रश्न की ओर है, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ था? तो यह पुर्तगाल और स्पेन के लोग जो थे प्रमुख रूप से नाविक थे जो नाव चलाने में सक्षम थे, तो इसलिए इसमें योगदान पुर्तगाल और स्पेन का जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 2, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? इसका सही जवाब होगा आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, ईसाई धर्म का प्रचार, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ये सभी कारण थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पूछा गया है कि भौगोलिक खोज के लिए पारंपरिक मत क्या हैं? तो आर्थिक कारण तो है ही, नए क्षेत्रों की खोज भी है, ईसाई धर्म का प्रचार भी है, यानी एक से अधिक कारण सुटेबल हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इस तरह के प्रश्न को निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 4, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा थॉमस जेफरसन ने की थी, थॉमस जेफरसन, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 5, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे? फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी लोग फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए थे, जो उसमें रोल ऑफ फिलोसफर जो था बहुत महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 6, ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल आर्थिक समस्या से जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जरूरत की चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, यानी कि आर्थिक महामंदी का मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस से था। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 7, झारखंड क्षेत्र में उल गुलान विद्रोह के नायक थे? उल गुलान विद्रोह के नायक हुए थे बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन
किस जनजाति से संबंधित था? यह संथाल जनजाति से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 9। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का क्या कारण था? पतन का कारण क्या था? तो मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल सही हो जाए। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, यह भी सही था। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त एक में से अधिक। एक से अधिक ऑप्शन इसके सुटेबल हैं, क्योंकि भारतीय वस्तु पद्धति कर लगाना, यानी ऊपर के तीनों जो ऑप्शन हैं इनके लिए सुटेबल दिख रहे हैं। इसलिए याद रखिए, इस तरह के प्रश्नों का जवाब ऑप्शन नंबर डी ही लिखें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। औपनिवेशिक शासन में भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की गई थी? स्थायी बंदोबस्त भी थी, रैयतवारी भी थी, महालबारी भी थी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों व्यवस्था, क्योंकि अंग्रेजों को यह सुनिश्चित करना था कि किस तरह से अधिक रिवेन्यू आए और किस रिवेन्यू में कोई गोलमाल ना हो पाए, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त, उसके बाद महालबारी, उसके बाद रैयतवारी, डायरेक्ट किसान से कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 11। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या है? अप्रैल थीसिस, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, बिल्कुल सही। कृषकों को भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, हाँ, लैंड गिवन टू द टीलर्स, बिल्कुल सही। एंड बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। यानी तीनों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न क्यों है, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नेपोलियन कोड से विशेषता जो है वह संपत्ति का अधिकार, विधिक समानता यानी कानून के समक्ष समानता, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, ये चारों कारण इसके तीनों जो है उपयुक्त हैं, एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लीजिए, इस तरह के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, जिनको पूरा ज्ञान होगा तो आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? सिंगापुर से। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। प्रश्न संख्या 14। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? नागपुर सत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, असहयोग आंदोलन। प्रश्न संख्या 15 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? इसका सही जवाब होगा 1924 बेलगांव। मात्र एक ऐसा सम्मेलन था जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, जो कि बेलगांव 1924 में। प्रश्न संख्या 16 की ओर। गांधी जी प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? इसका नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 17। 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी वीर कुंवर सिंह। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 18। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 19। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? स्वराज हमारा जन्म बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 20 की ओर है, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? बाबा रामचंद्र दास ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, रामचंद्र दास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 21 की ओर है, प्रश्न संख्या 21। आनंद मठ की रचना किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 22। भारतीय उपमहाद्वीप में के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? इसका सही जवाब होगा अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 23 की ओर है, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा सिलाव। सिलाव वह जगह है जहां पर खाजा बनते हैं, इसलिए उसको हम सिलाव खाजा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 24। भागलपुर क्षेत्र से प्रसिद्ध है, भागलपुर क्षेत्र है प्रसिद्ध है कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। भागलपुरी सिल्क सुना होगा आपने।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? लीची, मुजफ्फरपुर, केला, वैशाली, मखाना, मधुबनी, ये तीनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था? चीन में। छपाई तकनीक का विकास सर्वप्रथम चाइना में ही हुआ, प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा, अगली प्रश्न जो है, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? सेठ हुकुमचंद ने। इसका आंसर सही जवाब होगा सेठ हुकुमचंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। होम चार्जेस क्या है? होम चार्जेस क्या है? भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। कारण चूंकि ये सभी चीज़ें जो भारत के लिए लोग ड्यूटी पे थे, यानी जो लोग भारत में सेवा कर रहे थे, उनको जो सैलरी मिलती थी, उनको यहीं के पैसे से चार्जेस देने पड़ते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। प्रश्न संख्या 29, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की? अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्थान की स्थापना की थी? यंग इटली। इसका सही जवाब होगा मेजिनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 32, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? यह स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस का था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। 33, राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों में मिलकर यह घोषित किया कि यह युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? इसका सही जवाब होगा केलोंग ब्रिएंट पैक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 34, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? कॉर्डिंग शब्द उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है, कॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 35, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है, यह डेविड हार्डीमैन द्वारा। डेविड हार्डीमैन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? इसका सही जवाब 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न 37 की ओर है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, यह तो था ही। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, यह भी था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जब एक से अधिक ऑप्शन आए तो आप तो ऑप्शन डी को क्लिक कर दें। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। 38, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चीनी लोक गणराज्य की स्थापना 1948 में की गई थी, 1948। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? यह कृषि क्रांति, पूंजीतन, नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, उपयुक्त इनमें से अधिक, यानी इस क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 40, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो इस तरह से ये दोनों सेगमेंट कंप्लीट हुए। थैंक यू।